वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज का जो सीरीज हमारा है वो जीके जीएस का बेस्ड होगा, जिसे आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके। आप जानते होंगे जब आप एग्जाम में बैठते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो जीके जीएस से कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बहुत मददगार साबित होने वाला है सीरीज दोस्तों आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, समझिए, और जहां भी कोई अगर समस्या आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करने का प्रयास कीजिए। मैं बता दूं दोस्तों कि आप एसएससी तो कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो, एसएससी सीजीएल सीजीएल एमटीएस सीपीओ वगैरह, या झारखंड में कोई भी एग्जाम जैसे सीजीएल, झारखंड हाई कोर्ट है ना, या झारखंड पुलिस वगैरह, कहीं भी बैठते हैं दोस्तों, तो वहां पर स्टैटिक जीके का रोल आपको पता ही होगा कितना अच्छे से यहाँ पर पूछा था दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि यह जो हमारा सीरीज है स्ट्रेटेजी के पर बेस्ड होगा, और मैं चाहूंगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर जरूर रिप्लाई करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका सेगमेंट को समझने का प्रयास करते दोस्तों। देखिए समझिए, ये हमसे कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा, जो आप जानते होंगे कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। ये बहुत नामी नाम है, शिव कुमार शर्मा। इनके बारे में कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो आपको नहीं जानता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम व्यक्तियों को जानना चाहिए और जानते भी होंगे। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, जो विद्यार्थी होंगे। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में है दोस्तों सितार, संतूर या नादस्वरम, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों ढोलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों संतूर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों संतूर। संतूर इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर सामने मेंशन होगा। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर आपने देखा संतूर। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं और संगीतकार भी, याद रखिएगा। संतूर वादक भी हैं और आपका संगीतकार भी थे, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर को एक प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित किया है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1938 को हुआ था। 1938 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जम्मू में जन्म हुआ था। जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। उन्होंने अपनी अद्वितीय शैली और को योगदान से विश्व भर में प्रसिद्धि पाई है। मतलब इन्होंने इस क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनकी उत्कृष्टता और योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें यह कह रहा है कि पद्मश्री इन्हें प्राप्त हुआ है कब? 1991 में। यह कह सकते हैं कि शिव कुमार शर्मा को पद्मश्री अवार्ड कब मिला है? तो याद रखिएगा 1991 में। और पद्म विभूषण से इन्हें 2001 में दोस्तों नवाजा गया है। 2001 में पद्म विभूषण से और पद्मश्री से 1991 में इन्हें नवाजा गया है। शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से होगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। मैं चाहूंगा कि वे तमाम बच्चे जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड एग्जाम, कोई भी एग्जाम, चाहे झारखंड सीजीएल हो और हम कह सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट हो, झारखंड पुलिस हो, किसी का भी एग्जाम तैयारी कर दोस्तों, तो ये आपको बेसिक चीजें आपको जानना होगा। तो इस प्रकार से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। मैं इसमें और भी चीजें ऐड ऑन करने का प्रयास करूंगा। लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस भी लगाने का प्रयास करेंगे। जो भी आप पढ़ेंगे वो लास्ट में मैं कोशिश करूंगा उसको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं चीजों को याद करवा दूं यहाँ पर ही आपको। सेकंड क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोणार्क दिखाई दे रहा होगा। कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये पता होगा। कोणार्क नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पता होगा दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसका सही आंसर है उड़ीसा। इसमें समय वेस्ट नहीं करते हुए इसका सही आंसर क्या बनेगा? उड़ीसा बनेगा, क्योंकि उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर हमें मालूम है कि है वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यह है, यह कह रहा है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव या उत्सव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर मैंने लगाया कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। इनके बारे में कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है।
यह जो उत्सव है हर साल दिसंबर माह में, याद रखिएगा, कोणार्क नृत्य उत्सव जो है दोस्तों हर साल दिसंबर महीने के कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में, अभी जस्ट मैंने बताया था, प्रांगण में मनाया जाता है। मतलब सूर्य मंदिर जहां पर स्थित है उसके प्रांगण में ही यह नृत्य का जो महोत्सव है, उत्सव है, मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को प्रोत्साहित करना और विश्व में या विश्व के समक्ष उनकी उत्कृष्टता को प्रदर्शन करना इनका मेन उद्देश्य है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों क्या कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, सूर्य मंदिर जहां पर स्थित है उसी के प्रांगण में यह नृत्य आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए हम उस पर गौर करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह रहा। यह बुक बहुत ज्यादा प्रचलित है दोस्तों अभी फिलहाल में, ध्यान से देखिएगा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या बनेगा। मोदी गवर्नमेंट, यह आपका नाम है, आपको पता होगा दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी और एम जे अकबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीताराम येचुरी, ये इसका सही आंसर बनेगा। इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट। ये देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे, जो चित्र आपको दिखाई दे रहा, यह जो चित्र है दोस्तों, यहाँ पर यही जो है आपको येचुरी जी हैं, सीताराम येचुरी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के प्रमुख नेता हैं। ये भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। सीताराम येचुरी का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1992 में। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था, जो कि आप हमेशा चेन्नई के नाम जानते हैं, और यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो कुछ बेसिक बातें जो आपको जानना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। तो याद रखना है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों सीताराम येचुरी, ये इसका सही आंसर बनेगा, है ना। ये किन से संबंध रखते हैं? तो सीपीआई से संबंध रखते हैं, मार्क्सवादी पार्टी से संबंध रखते हैं दोस्तों। ये इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1952 को इनका जन्म हुआ था। कौन सा पुस्तक है इनका? मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि बहुत इजी भी है, तो आप जल्दी से इसका आंसर लगाइए फटाफट। इसका सही आंसर क्या बनेगा? मैं इस पर आगे कुछ बात करता हूं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। जल्दी से पढ़िए क्वेश्चंस को, ध्यान समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कह रहा क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज का हम लोग का। आज मैं कम ही क्वेश्चन नहीं हो, ज्यादा नहीं। हाँ, लास्ट में मैं आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया हूँ, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं याद यहाँ ही करने का या करवाने का प्रयास किया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत अगर देखते हैं तो चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही है ये आपको शुरू से अंत तक आपको यहाँ पर अगर देखते हैं तो चीजें आपको याद भी हो जाएंगी, मेरी ये दावा है आपसे। देखो यह कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? ये बता देंगे आप लोग। ऑप्शन लीजिए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मुंबई। मुंबई इसका सही जवाब है। इसके बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका टिक लगा हुआ है, ग्रीन सिग्नल है, यह आपका मुंबई में स्थित है। इसके बारे में कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं चुनाव से संबंधित। यह कह रहा है सॉरी जनगणना से संबंधित 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। याद रखना है कि 2011 तक भारत की जो जनगणना है दोस्तों वो 15 बार की जा चुकी है। और पहली बार अगर हम जनगणना बात करें तो दोस्तों ये 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यह में कई बार पूछता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। मैं आपसे पहला बताया क्या कि 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है अभी तक, और 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार कराई गई थी। उसके बाद हर वर्ष 10 वर्ष में एक बार होती है। हर वर्ष या हम कह सकते हैं हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हम कह सकते हैं 1821 में हुई। हम यह कह सकते हैं भी, याद रखना कि हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना बोलेगा तो याद रखना है 1881 में हुई। 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के
महाराष्ट्र जनगणना आयोग द्वारा कराई जाती है। 1949 के बाद याद रखना है। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना के अधिनियम के तहत कराई गई। 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष स्थिति पर जनगणना कराने का अधिसूचित अवधि में अपना डेटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता। मतलब कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद कर सकते हैं या रख सकते हैं। अंतिम जनगणना 2021 में कराई गई थी, जबकि अगला जनगणना 2021 में होना था, किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से यह स्थगित कर दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना चाहिए जनगणना से संबंधित कि पहली बार जनगणना अगर पूछेगा दोस्तों तो 1872 में कराई गई थी और उस समय से दोस्तों याद रखना है कि उसके बाद से 10 वर्ष में हर एक बार कराई जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संपूर्ण जनगणना का तो यह 1881 में यह संपन्न हुई थी। याद रखना है दोस्तों अच्छे से। और 2011 के बाद जनगणना 2021 में होने वाली थी, या कोविड-19 महामारी की वजह से यह दोस्तों स्थगित कर दिया गया है। मुझे पता है दोस्तों आपको यह समझ में आ चुका होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा यह प्रश्न हमारा क्या कहता है। यह कह हमसे क्या कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव महोत्सव, याद रखना है दोस्तों यह नटंजलि उत्सव, कौन सा महोत्सव, नटंजलि उत्सव, यह है आपका नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यह इसका सही आंसर है, चारों में से कोई एक तो आपको बताना है और इसका सही जवाब जल्दी से लाना है। मैं थोड़ा वेट करता हूं दोस्तों। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। याद रखना इसका सही जवाब है दोस्तों, बताइए फटाफट। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। इसका सही जवाब कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु। इसके बारे में हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के बारे में, यह कुछ या हम कह सकते हैं नटंजलि उत्सव के बारे में कुछ दो लाइन आपको मेंशन है यहाँ पर। यह कह रहा है कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखना है तमिलनाडु में यह मनाया जाता है दोस्तों। नटंजलि उत्सव तमिलनाडु राज्य भारत में मनाया जाता है। यह उत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अहम पर्व है और यह तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। पूछ देगा आपसे क्या कि नटंजलि उत्सव जो मनाया जाता है वो किस मंदिर में मनाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों इसका सही आंसर है कौन सा, तो बृहदेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। याद रखना आपको बृहदेश्वर मंदिर में मनाया जाता है, यानी कि नटंजलि उत्सव याद रखना है दोस्तों तमिलनाडु में, और यह तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर में यह मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न हमारा यह रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि आप बहुत इजी प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये आज का। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका सही आंसर बनेगा लिंगानुपात। इसका सही आंसर बनेगा लिंगानुपात। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या क्या कहलाती है, याद रखना है इसको लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि सेक्स रेशियो बोलते हैं इसको। सेक्स रेशियो ऐसे कहते हैं, लिंगानुपात क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, तो सेक्स रेशियो का नाम याद है। इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों हम लोग क्या कि देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना दोस्तों 943 है, अर्थात यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, है ना। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। याद रखना है कि लिंगानुपात हम यह कह सकते हैं कि अगर मेल यहाँ पर दोस्तों 943 है तो फीमेल कितना है दोस्तों यहाँ पर 1000 है, मतलब प्रत्येक 1000 पर हम कह सकते हैं कि 943 आपका पुरुष है। और इसी रेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं, यानी कि इसी रेशियो क्या कहेंगे, सेक्स रेशियो कहेंगे। अगला हमारा इसी पर प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिएगा इसमें हम लोग ये देखें 943, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ऑप्शन में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या है देख लीजिए, 1000 पुरुषों पर 940 है ना, जो लगभग में है। किस में जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर बनेगा, है ना। ये इसका लगभग में मान है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, यह कहलाएगा हमारा लिंगानुपात। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह है। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। झारखंड के तमाम जो भी छात्र या छात्राएं हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और लास्ट में मैं जितना बता रहा हूं उसको मैं लास्ट में रिकॉल भी करवाऊंगा, आपको याद करवा कर मैं शुरू से अंत तक आपको भेजूंगा। और इसी प्रकार से हर रोज वीडियो आएगा, है ना। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, मेहनत पसंद आ रहा होगा, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। और हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या, डिस्कशन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है हमसे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है? राजस्थान से जुड़ा हुआ, याद रखना। ऑप्शन है गुड़ी पड़वा, वोनालू या बूंदी महोत्सव या माथो नारंग। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा बूंदी महोत्सव। इसका सही जवाब कौन होगा? तो बूंदी महोत्सव इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। ये देखिए आपसे कह रहा है कि देखो यह कुछ महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो कि बूंदी महोत्सव में यह भाग ले रही हैं। राजस्थान से जुड़ा हुआ यह महोत्सव है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार, तो याद रखना है कौन सा त्योहार, बूंदी महोत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान। कभी कभी पूछ देगा कि बूंदी बूंदी महोत्सव कहाँ का त्योहार है, तो याद रखना है राजस्थान का। और यह चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि बूंदी महोत्सव में यह कुछ इस प्रकार से फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट किया जाता है। इनके बारे में दो चार लाइन आपको कुछ नीचे दिया हुआ है, आइए हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कुछ बेसिक बातें। यह कह रहा है कि बूंदी महोत्सव राजस्थान के बूंदी शहर, राजस्थान कौन शहर, बूंदी शहर में हर साल आयोजित होने वाला एक प्रमुख महोत्सव है। यह प्रमुख महोत्सव है। यह उत्सव स्थानीय संस्कृति, विरासत, साहित्य, संगीत और खेल की धरोहर को प्रमोट करता है, करने का एक माध्यम है। इस उत्सव में बूंदी के परिसर में विभिन्न प्रकार के आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, भोजन और कला का प्रदर्शन होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय लोक संगीत, नृत्य प्रतियोगिताएं और महिला वस्त्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा बूंदी के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में भ्रमण करने का अवसर भी मिलता है। यह उत्सव स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है या आकर्षित करता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पर क्या कि राजस्थान से संबंधित कौन सा ऐसा उत्सव है जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, गुड़ी पड़वा, बोनालू और बूंदी महोत्सव। तो इसका सही जवाब होगा बूंदी महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा होगा, आइए देखते हैं ध्यान से। एफ आई एच पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं रिसेंट का, लेकिन इससे पीछे वाला चीज कभी कभी पूछ देता है, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है या रिस्क ले लेते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। तो एफ पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता है? तो याद रखना है इसका ऑप्शन है दोस्तों नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। तो इसका सही आंसर बनेगा बेल्जियम। इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में दो चार शब्द आपको मैं बता दूं आपको। देखो एफ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर मेंशन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यह कहते हैं हम लोग दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफ। ठीक है, इसका जब फॉर्मेशन हुआ था तो याद रखना है 7 जनवरी 1924 को हुआ था। लगभग 100 साल पूरा हो गया, 100 इयर्स पूरा हो गया है ना दोस्तों। यह 100 साल पूरा कर लिया है। हेड क्वार्टर कहाँ दोस्तों, याद रखना है लुसाने। लुसाने कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी कि एफ विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर बनेगा मेरे प्यारे साथियों बेल्जियम। याद रखना है कौन सा, बेल्जियम। एफ का फुल फॉर्म याद रखना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यह होता है। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो हम कह सकते हैं 7 जनवरी 1924 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। लगभग 100 साल हो चुका है। और इसका हेड क्वार्टर हम बात करें तो लुसाने है ना, और यह कहां स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह हॉकी वर्ल्ड कप का कुछ सिंबल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह रहा। मैं चाहूंगा कि यह प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में जरूर बताएं फटाफट। ओडिसी ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में स्थित है दोस्तों? याद होगा ओडिसी नृत्य जो शैली है, तो ये पता होगा दोस्तों इसका सही आंसर है
ओडिशा, आपको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं, नाम से ही आपको ज्ञात है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? ओडिशा। इसके बारे में दो चार शब्द जान लेते हैं। ये कुछ हमारे बहनें ये जो नृत्य कर रही हैं, ओडिसी नृत्य कर रही हैं, ये तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि यह उड़ीसा का ओडिसी नृत्य शैली है दोस्तों। यह कहाँ पर मिलता है या कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर यह कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो पता हो रखना चाहिए आपको, ओडिशा का। याद रखना है दोस्तों यहाँ पर क्या कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओडिसी नृत्य शैली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य शैली। यहाँ पर कह रहा है कि देखो, ओडिसी नृत्य शैली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है और जिसकी उत्पत्ति ओडिसी राज्य में हुई और यह ओडिसी राज्य में हुई है और यह शैली मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ की पूजा से जुड़ी हुई है, भगवान जगन्नाथ की पूजा से जुड़ी हुई है और मंदिरों में प्रस्तुत की जाती है। ओडिसी नृत्य में भाव, राग, ताल और नृत्य, जिसको आंगिक संचालन है ना कहते हैं, का समन्वय होता है। इस नृत्य शैली में नर्तक और नर्तकी मुद्राओं और अभिव्यक्तियों के माध्यम से कथानक को प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो बस बेसिक याद रखना है दोस्तों यह कि यह नृत्य शैली हम कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित है दोस्तों और यह हमारा शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, ओडिसी क्या हमारा शास्त्रीय नृत्य शैली है। आपको अच्छे से पता होगा इनके बारे में पहले से भी। चलिए, ये हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। यह हमारा 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि यह प्रश्न का आंसर क्या आएगा, आप जल्दी से बताइए, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। मैं आपका वेट कर रहा हूं क्वेश्चंस का। गुड। यह कह रहा है क्या कि देखो जी, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, बुद्धू वाला क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में अभी जस्ट आपने चुनाव में भाग लिया होगा, अपना मत का प्रयोग किया होगा आप लोगों ने, है ना? तो इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे और मुझे लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखा हुआ खुद ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग करते हैं। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं या गए होंगे तो आपने देखा होगा ईवीएम में कैसे इस्तेमाल होता है, अपना मत का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ आपको हम लोग जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि चुनाव से संबंधित कुछ अगर बात हुई है तो चुनाव के बारे में 2-4 शब्द हम लोग को जानना चाहिए। पता होगा दोस्तों सही आंसर क्या बना इसका, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम बना। इसके बारे में 2-4 शब्द आप जान लेते हैं हम लोग कि भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यह एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि यह कैसी संस्थान है, तो याद रखना है स्वायत्त और अर्धन्यायिक संस्थान है जिसका संगठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत का प्रतिनिधित्व संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखना है 25 जनवरी 1950 को की गई है। यानी कि निर्वाचन आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है? तो याद रखना 25 जनवरी 1950 को की गई है। पूछ सकता है आपसे क्या कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखना है केसी नियोगी, केसी नियोगी, नियोगी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? याद रखना केसी नियोगी थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे हमारे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह हमारा था 11 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 12 नंबर में क्या है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और यह भारत के रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार 2009 से सम्मानित किया गया था। तो निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है ए आर रहमान, आशा भोसले, लता मंगेशकर और गुलजार। तो इसका सही जवाब है ए आर रहमान, ए आर रहमान। इनके बारे में 2-4 शब्द हम लोग को जान लेना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे ए आर रहमान साहब हैं। इनका तस्वीर आपने पहले भी देखा होगा, एक बार देख लीजिए। ए आर रहमान साहब के बारे में कुछ 2-4 शब्द हम लोग जानते हैं। देखो, ऑस्कर 2009 में भारतीय संगीतकार ए आर रहमान को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त हुआ है या मिला है। याद रखना दोस्तों कि ऑस्कर 2009 में
भारतीय संगीतकार ए आर रहमान को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, इंग्लिश में क्या लिखा है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें यह पुरस्कार स्लम डॉग मिलेनियर है ना, फिल्म के गीत जय हो के लिए दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह पुरस्कार जो है दोस्तों स्लम डॉग मिलेनियर, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फिल्म के गीत जय हो के लिए दिया गया था। इस फिल्म के लिए ए आर रहमान को कुल 2 ऑस्कर प्राप्त हुए थे, 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए थे। एक जो प्राप्त हुआ था वह मूल गीत के लिए, और दूसरा जो प्राप्त हुआ था मूल स्कोर के लिए, यानी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए। एक प्राप्त हुआ था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और एक प्राप्त हुआ था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखना कि भारतीय संगीतकारों में से किन्हें अगर कहेगा तो आपको 2009 में हम कह सकते हैं ए आर रहमान साहब को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इन्हें मिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से होगा, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं कह सकता हूं कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो में जितना भी मैं अभी तक क्वेश्चंस करवाया हूं ये सब के सब आपको याद करवा कर मैं भेजूंगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा लास्ट में। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना है ना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो झारखंड के तमाम सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी एसएससी जेएसएससी है ना रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके लिए तमाम ये सीरीज चलाया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और नई नई चीजों से सीख सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं, गिद्धा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। गिद्धा नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि इसका जवाब आपने देख लिया होगा, पता चल गया होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। पंजाब का यह गिद्धा नृत्य है। इनके बारे में 2-4 शब्द हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए हमारे माताएं बहनें गिद्धा नृत्य करने का प्रयास कर रही हैं या कर रही हैं। ये देख रहे हो ना कि गिद्धा नृत्य शैली एक राज्य कौन सा स्थित है दोस्तों, कहां पर स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। ये आपको तस्वीर से ही मालूम चल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर गिद्धा जो है पंजाब का एक नृत्य रूप है। क्या रूप है? एक नृत्य रूप है। गिद्धा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है। यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है, और यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं, यानी गिद्धा नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। यह पंजाब का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। जब भी लोग बहुत ज्यादा खुश होते, प्रसन्न होते हैं अगर, तो वे गिद्धा नृत्य में भाग लेते हैं, और उसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान रखिएगा, यह हमारा 14 नंबर है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज को मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? 2008 बीजिंग, याद होगा 2008 बीजिंग ओलंपिक के बारे में आपने देखा होगा या सुना होगा उनके बारे में, कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज को मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन क्या क्या दोस्तों यहाँ पर? तो ऑप्शन है विजेंदर सिंह, मैरी कॉम, अखिल कुमार और जितेंद्र कुमार। मेरे प्यारे साथियों, इसमें सही आंसर कौन सा है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो मैं उम्मीद करता दोस्तों यहाँ पर आपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह जो है 2008 बीजिंग ओलंपिक में यह मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीतने का सौभाग्य प्राप्त किए थे। दोस्तों इनके बारे में 2-4 शब्द हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये विजेंदर सिंह, मैं देख रहा हूँ ग्रीन टिक हो चुका है दोस्तों, ये सही जवाब है। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाज, ये मैं कह सकता हूं आपको क्या, कि भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने मिडिल वेट 75 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था, और यह भारत के लिए मुक्केबाजी में ओलंपिक इतिहास का पहला पदक था।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है। ये वीवीआई 2008 ओलंपिक या बीजिंग ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने मिडिल वेट वर्ग 75 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। और यह भारत के लिए मुक्केबाजी में, याद रखना दोस्तों, भारत के लिए मुक्केबाजी में इतिहास का यह मैं कह सकता हूं कि पहला पदक था। कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको पता चल गया होगा कि यह आपका पहला पदक था। समझ लीजिए, यह आपका पहला पदक था। यहां तक बच्चों को समझने में कोई तकलीफ? यहां तक किसी बच्चों को समझने में कोई भी तकलीफ अगर है तो आप प्लीज बताइए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? गुड, वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं क्या कि भारत में मुक्केबाजी के लिए पहली बार ओलंपिक में ओलंपिक इतिहास में पहला पदक प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो विजेंदर सिंह है। और ये 75 ग्राम वेट में यह जीते थे। क्या जीते थे दोस्तों? याद रखना है, कांस्य पदक जीते थे। कांस्य पदक जीतने का यह सौभाग्य प्राप्त किए थे। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसको ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर में क्या कह रहा है। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, मैं देखना चाहूंगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना स्ट्रांग है और आप कितना जल्दी से याद कर पाते हैं और कितना जल्दी आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यह हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। यह कह रहा है आपसे क्या कि देखो, टंकेश्वर हजारिका और बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, यह आपके लिए हो सकता है दोस्तों। टंकेश्वर हजारिका, यह नाम है टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को, यह आपका एक नाम दिया है दोस्तों। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिखाई दे रहा? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सत्रिया, भारतनाट्यम और कथक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सत्रिया। इसका सही जवाब होगा कौन सा? सत्रिया। इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते दोस्तों। ये देखिए हमारी सत्रिया नृत्य है। इनके बारे में दो चार शब्द हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यह ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के शास्त्रीय नृत्य सत्रिया में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। सत्रिया नृत्य जो है दोस्तों, वह असम का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना, सत्रिया नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो याद रखना है, असम का यह शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर यह चीजें आपकी समाप्त होती है। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। अभी तक आपने जितना पढ़ रखा या जितना आपने सुना, इससे आपने कितना लाभान्वित हुए, मैं इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करता हूं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आप कितना जल्दी से आप इसका आंसर रिप्लाई कर पा रहे हैं। तो मन ही मन आप लोग आंसर रिप्लाई करने का प्रयास करना। आइए हम लोग प्रैक्टिस करें दोस्तों। ये हम लोग प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यह हमारा है क्या कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि यह चीजें आप खुद से बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि शिव कुमार शर्मा का नाम यह दोस्तों संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। बस यही आपको पकड़ना था, फटाफट आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बन रहा है। तो इनका नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न फटाफट देखिए, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? प्रैक्टिस सेशन को जरूर पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिस में जरूर भाग लें और लास्ट में यह मालूम चलता है कि आपने जो पढ़ा अभी तक वह उसमें कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत किस राज्य में स्थित? दोस्तों याद रखना है, कोणार्क नृत्य उत्सव यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा में यह स्थित है। ये हम कह सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यहाँ तो कोई बच्चा को समस्या यहाँ पर दोस्तों, किसी को कोई समस्या आता है, मुझे लगता है कि नहीं हो रहा होगा। यहाँ बताइए कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी और एम.जे. अकबर। इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों सीताराम येचुरी। अगला प्रश्न
2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? ऑप्शन लीजिए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर होगा, भारत के किस राज्य में नतंजलि उत्सव मनाया जाता है? भारत किस राज्य में नतंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर आप बहुत जल्दी से दे पा रहे होंगे, कोई समस्या मुझे लगता है कि आपको नहीं हो रहा होगा। फटाफट बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर बनेगा। नतंजलि उत्सव कहां मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, याद रखना, तमिलनाडु। मुझे पता है कि आपने इसको टिक कर लिया होगा, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर होगा, यह तो पता है जनसंख्या में प्रति वर्ष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपका लिंगानुपात। इसमें समस्या आपका नहीं है, इसमें कोई लेट हम लोग नहीं करेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे लिंगानुपात। ये पता होगा आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात यह 940 की ओर जाएंगे हम लोग, चूंकि नियर अबाउट यही है। ऐसा होगा 943 मैंने जस्ट बताया था। निम्नलिखित में से यह पूछ रहा आपसे क्या, कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार जल्दी बताइए फटाफट, कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बूंदी उत्सव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बूंदी उत्सव इज द करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड। F5H पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बेल्जियम। इसका सही जवाब होगा बेल्जियम। F5H का फुल फॉर्म जस्ट मैंने बताया था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना कि इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को हुई थी। लगभग आपका 100 साल पूरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, और यह इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने में स्थित है। और यह कहाँ लुसाने स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में यह स्थित है, लुसाने जगह का नाम है। आगे देखते हैं हम लोग, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिसी नृत्य शैली यह मुख्य रूप से दोस्तों ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, ये तो पता होगा दोस्तों हम लोग जो चुनाव कराते हैं वह किस के माध्यम से कराते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ईवीएम के द्वारा हम लोग ये चुनाव कराते हैं। नेक्स्ट, ये बताइए आप लोग अच्छे से, निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? तो यह एक ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर AR रहमान इज द करेक्ट आंसर। AR रहमान जी को यह ऑस्कर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, गिद्धा नृत्य, ये तो पता है आपको कहां पर है? पंजाब में है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गिद्धा नृत्य कहां पर है दोस्तों? पंजाब में है। कोई समस्या यहाँ पर किसी बच्चे को है रही क्या? चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न अगला है, 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज को मिडिल वेट 75 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है? बीच में मैंने पढ़ा था। इसमें सही आंसर है दोस्तों विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह, यह ओलंपिक के इतिहास में हम कह सकते हैं क्या कि मुक्केबाजी में पहली बार इन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था, कांस्य पदक प्राप्त हुआ था, है ना। नेक्स्ट, टंकेश्वर हजारिका बोरबुयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें पता है दोस्तों सत्रिया, और यह सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों? याद रखिएगा असम का है। असम का है दोस्तों, यह असम का है। तो चलिए मैं इस प्रकार से यहाँ पर यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। और यह वीडियो कैसा लगा आपको इस कमेंट में जरूर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और हमारा अगर मेहनत सफल हुआ और आपको लगा कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।